आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अट्ठाईस साल पहले भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़ चुका था और सन 1975 का स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी वक्त पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कुछ बड़ा और कुछ भयंकर घटने वाला था। 15 अगस्त का सूरज इंडिया में आजादी लेकर आया था, लेकिन बांग्लादेश में शोक का सवेरा लाने जा रहा था। दूर मस्जिद से आजान की आवाज आ रही थी, जो अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गुम हो गए। ये गोलियां ढाका के धान मंडी इलाके की 32 रेस कोर्स पर एक घर के आसपास चल रही थी। ये घर था उस शख्सियत का जिनके कंधों पर चढ़कर बांग्लादेश ने अपनी आजादी का गीत आमार सोनर बांग्ला गाया था। ये उनके चाय पीने का वक्त था। गोलियों की आवाज सुनते ही एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे में सिगार लिए वो तेज कदमों से बालकनी की तरफ आए। प्याली वहीं पास रखी और हाथ से पर्दा हटाया तो देखा सेना के जवान अंदर आ रहे थे। हड़बड़ी में उन्होंने अपना हाथ पास रखे टेलीफोन की तरफ बढ़ाया और बांग्लादेश के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल शफीउल्लाह को फोन मिला दिया। थोड़ा घबराते हुए उनींदी आवाज में बोले, शफीक, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारे सैनिकों ने मेरे घर पे हमला कर दिया है। क्या आप वहां से भाग सकते हैं? जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाइए, मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। एक ही सांस में सेनाध्यक्ष शफीकुल्लाह ने जवाब दिया। बहुत अजीब था ये कि देश के राष्ट्रपति के साथ हो रहा था, और वो भी उस राष्ट्रपति के साथ जिसने बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क बनाया था। अब तक वो शख्स कई बार बंदूकों के निशाने पर आया था, कई बार जेल काटी थी, लेकिन इस बार जैसे सब खत्म होने वाला था। असहाय आर्मी चीफ के आग्रह और गोलीबारी की आवाज के बीच वो सीढ़ियों से उतरने लगे, एक धूमिल होती उम्मीद और अपुष्ट यकीन के साथ कि अगर इन सैनिकों के सामने वो सीना ताने खड़ा हो जाए तो कोई उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थे। सीढ़ियों पर ही पूरी स्टेन गन उनके ऊपर खाली कर दी गई। वो मुंह के बल गिरे और लुढ़कते हुए नीचे आ गए। उनके हाथ में सिगार अब तक था, लेकिन उनकी जान जा चुकी थी। इस शख्स का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के संस्थापक नेता और इस देश के पहले राष्ट्रपति। नमस्कार, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं नामी गिरामी, आज कहानी बंगबंधु मुजीबुर रहमान की। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। शेख मुजीब की हत्या के वक्त भारत के बांग्लादेश में तत्कालीन उच्चायुक्त शमर सेन कहते हैं कि जब सेना के लोग मुजीब के घर में घुसे तो मुजीब को लगा कि वो गलती से उनके घर में आ गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो लोग उन्हें मारने आए हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्हें मारा गया और फिर बेरहमी से घसीटते हुए घर से बाहर लाया गया और एक ट्रक में फेंक दिया गया। 16 अगस्त की सुबह सैनिकों ने सारे शवों को इकट्ठा किया और मुजीब को छोड़कर सबको बेनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफना दिया गया। मुजीब के शव को हेलीकॉप्टर से उनके गांव टांगी पारा ले जाया गया। सैनिकों ने उनके गांव को घेर लिया ताकि लोग उनकी नमाज जनाजा में शरीक ना हो पाए। उस गांव में नहलाने के लिए कोई साबुन तक नहीं था। उन्हें कपड़ा धोने वाले खुरदरे साबुन से नहलाया गया और उनके पिता की कब्र के बगल में दफना दिया गया। बांग्लादेश को आज़ादी की सुबह दिखलाकर इतना बुरा अंत पाने वाले शेख मुजीब की जिंदगी की सुबह ऐसी नहीं थी। उनकी बाकी जिंदगी से उनका ये अंत बिल्कुल अलग था। उनके पिता शेख लुतुफुर रहमान कोर्ट में क्लर्क थे
कोलकाता का कॉलेज, जिसे अब मौलाना आज़ाद कॉलेज कहा जाता है, 1944 में इस्लामिया कॉलेज था। वहीं से मुजीब ग्रेजुएट हुए। लेकिन ये कहानी तो यहाँ तक थी नहीं। उन्हें पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में जाना था और इसी रास्ते में आए मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा बताते हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र था पूरा ईस्ट बंगाल, और बल्कि पूरा बंगाल में आग लगी हुई थी। ये सब लोग मुस्लिम लीग का बहुत दबदबा था वहाँ पे, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान का मूवमेंट जो बहुत स्ट्रांग था। पंजाब में इतना स्ट्रांग नहीं था जितना इधर था, न ही सिंध में था, न बलूचिस्तान में था। खैबर पख्तूनख्वा में तो बादशाह खां की लीडर थे कांग्रेस पार्टी का, कहीं भी लीग नहीं थी, लीग बिल्कुल बाद में आई। तो इस तरफ, मगर आसाम में, बंगाल में, बिहार में, आधा यूपी में, बड़े हिस्से में देखा जाए तो मुस्लिम लीग का बहुत डोमिनेशन था। और ये लोग सब उधर चले गए पाकिस्तान के साथ। अच्छा, इसमें पाकिस्तान पहले ही बंटवारा हो चुका था, डिवीजन तो पहले ही हिंदू मुस्लिम का क्रिएट कर दिया था अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद ये हुआ कि पार्टीशन में उधर गए सब लोग। इनको काफी वो था, जब ये एक लीडर थे वो भी एक बड़े लीडर इमर्ज हो गए थे फिर बाद में, और इनका पाकिस्तान ज्वाइन किया। पाकिस्तान ज्वाइन करने के बाद ये बड़े लीडर। पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से सहमत मुजीब का मोह जल्द ही टूट भी गया था। मुजीब बांग्ला लोगों का अधिकार उसी तरह चाहते थे जैसे पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का था, यानी आज के पाकिस्तान का। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी कि वो पूर्वी बंगाल के लोगों को उर्दू को ही राज्य की भाषा माननी पड़ेगी। इसका विरोध भी शुरू हो गया। मुजीब खुद बांग्ला लोगों पर ऐसे निर्णय थोपे जाने के खिलाफ थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ वक्त के बाद तक मुजीब जिन पाकिस्तानी नेताओं के साथ खड़े थे, अब वो उन्हीं की मुखालिफत कर रहे थे। 11 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस दमन ने एक नए नेता के जन्म के बीज बो दिए, जो आगे चलकर पाकिस्तान को इतिहास में सबसे बड़ा घाव देने वाला था। अपनी नजरों के सामने बांग्लादेश का उदय देखने वाले और पश्चिम बंगाल के सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जयंतो घोषाल कहते हैं, बांग्लादेश का जो जन्म हुई है 1971 में, और वो भी लिबरेशन वॉर जिसको कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं मुक्ति युद्ध, तो ये जिस समय हुई थी वो सबसे बड़ी उस समय दुश्मन था पाकिस्तान। क्योंकि 47 जब हमारे पार्टीशन हुई, उसके बाद ईस्ट बंगाल जो है, मतलब वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान का लड़ाई शुरू हो गया था। क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान वो डोमिनेटेड बाय उर्दू, और ईस्ट पाकिस्तान वो डोमिनेटेड बाय बंगाली, बांग्ला लैंग्वेज। अभी देखिए, जिन्ना साहब खुद उर्दू नहीं बोल सकते थे, लेकिन उर्दू भाषा के आधार पर एक नेशनहुड, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ भारत में जो हिंदी का जो परंपरा और आगे बढ़ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए भी एक उर्दू नेशनलिज्म पिच किया गया, जिसके खिलाफ था ईस्ट पाकिस्तान। साल 1949 आते आते पाकिस्तान के नेताओं को लगने लगा था कि मुस्लिम लीग से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, और इसी धड़े में मुजीब भी शामिल थे। 23 जून 1949 को एक नई पार्टी बनी, पूर्वी पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग। मुजीब इसका हिस्सा बन गए। पाकिस्तान तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान इस नई पार्टी से खतरा महसूस कर रहे थे। उन्होंने शेख मुजीब को मिलने के लिए बुलाया। मुजीब भी मन बनाकर चले ही गए। उन्होंने कहा, वजीर आजम, अगर मजहब मुल्कों के बनने की वजह बन सकता है तो माफ कीजिएगा, भाषा उससे भी बड़ी चीज है। मुजीब ने उस वक्त शायद ये नहीं सोचा कि उनकी ये मांग वाकई में किसी मुल्क को जन्म देगी। लियाकत अली खान को मुजीब की मांग जायज नहीं लगी, लेकिन मुजीब तो उनको सख्त संदेश दे चुके थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या के बाद शेख मुजीब के सियासी करियर ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी। राजनीतिक गलियारों में उनकी नई पार्टी का दबदबा बन रहा था। उनके प्रदर्शन का नतीजा था कि शेख मुजीब को पाकिस्तान की दूसरी संविधान सभा का मेंबर भी बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान में एक गैर लोकतांत्रिक परंपरा ने उसी वक्त जन्म लिया जो आज तक उनकी सियासत पर हावी है। वो है
सेना प्रमुख अय्यूब खान का तख्ता पलट। सारे नेता सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए और मुजीब भी इससे अलग नहीं थे। 1958 से 1961 तक वो भी जेल में रहे। इसी दौर का एक किस्सा मुजीब के सहायक रहे एजाज कमल ने एक आर्टिकल में लिखा है, हमारे साथी कुमार केशव से सुनिए। ये मेरे पॉलिटिकल करियर का शुरुआती वक्त ही था और मुझे नहीं पता था कि उतना बड़ा नेता उस वक्त मेरे साथ उसी जेल में है। उन दिनों जेल में खाने के लिए लाइन ज़रूर लगती थी, लेकिन बड़े नेताओं के लिए कोई लाइन नहीं थी। मुझे इस व्यवस्था से चिढ़ थी, क्योंकि लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जेल में बंद इन नेताओं का मुझे ये दोहरापन लगता था कि खाने की लाइन में लगने भर का लोकतंत्र तो आप निभा नहीं सकते और लड़ाई लड़ रहे हैं फौज से। एक दिन की बात है, शेख साहब का कोई सहयोगी लाइन तोड़ते हुए आया और कहा, मुजीब साहब का खाना है, जाने दो। मुझे उस वक्त न जाने क्या हुआ कि मैंने उसे धक्का देकर गिरा दिया। मुजीब साहब का खाना गिर गया। जेल में सब मुझे घूर रहे थे कि कुछ तो बड़ा होगा, मुझे ज़रूर सज़ा मिलेगी। लेकिन मुजीब साहब आए और बहुत ही शांत लहजे में कहा, यही आग हमेशा बचाए रखना, फौज के खिलाफ ठंडे लोग लड़ नहीं सकते। और उस दिन मुजीब साहब ने लाइन में लगकर खाना लिया। एजाज याद करते हैं कि किस तरह मुजीब साहब के ऐसे विनम्र जवाब ने उन्हें शर्मिंदा किया, और बाद की जेल के दिनों में एजाज ने मुजीब साहब की तीमारदारी भी की। 1961 तक जेल की इस यात्रा ने मुजीब को सियासी रूप से और ताकतवर बना दिया था। देश में उनकी पकड़ बढ़ रही थी, लेकिन दीगर बात है कि मुजीब ने उस दौर में ज्यादातर राजनीति विपक्ष में ही रहकर की। मुजीब ने अपनी पार्टी के नाम में भी एक बदलाव किया और इससे मुस्लिम शब्द हटा दिया। सेक्युलरिज्म का ये संदेश वो पूर्वी पाकिस्तान तक देना चाहते थे ताकि गैर मुस्लिम समुदाय भी इनसे जुड़ सके। जिन्ना की बेटी फातिमा जिन्ना भी उस वक्त पाकिस्तानी सेना की हुकूमत के खिलाफ थी। 1964 में जब जनरल अय्यूब खान ने चुनावों की घोषणा की तो फातिमा जिन्ना मैदान में थी और उन्हें मिला शेख मुजीब का समर्थन। इस दौर में मुजीब सिर्फ बांग्ला अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनकी मांग पाकिस्तानी शासन में ढांचागत बदलाव की थी। वो चाहते थे कि मुल्क की जो सरकार है, जो राष्ट्रीय सरकार है, सिर्फ रक्षा और गृह मंत्रालय का जिम्मा ले, बाकी सारी जिम्मेदारियां राज्यों की होंगी। इसी तरह उनकी मांग ये भी थी कि पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग मिलिशिया या अर्धसैनिक बल होना चाहिए। कमर आगा। अय्यूब खान के बाद से बहुत ज्यादा पंजाब डोमिनेशन, टोटल पंजाब डोमिनेशन हो गया था। और पंजाब डोमिनेशन के मतलब ये था कि हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन इन लोग के खिलाफ होने लगा था। इन्हीं के खिलाफ नहीं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन सबको पंजाबी ट्रीट करते थे लाइक ए कॉलोनी। अंडर डेवलपमेंट भी था, जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा था वो पंजाब में हो रहा था, बाकी डेवलपमेंट नहीं था। आर्मी रूल 58 से लेके जो चला है तो 71 की वॉर तक चलता रहा। आज़ादी भी नहीं रह गई थी कि मीडिया या इसको सिंध का सब प्रेस कर दिया गया था। डिफरेंसेस बढ़ते चले गए और ये हुआ कि 71 में जो कुछ हुआ आप जानते हैं, वो कल्मिनेशन हो गया। मुजीब अभी पाकिस्तान की सियासत में अपनी मांग के लिए संघर्ष कर ही रहे थे कि पाकिस्तान में एक नए तानाशाह का उदय हुआ। नाम था यहिया खान। जनरल यहिया को मुजीब इतने नागवार गुजरे कि उन्हें 2 साल जेल में काटने पड़े और इसके साथ ही उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा था। इसी दौर का एक किस्सा पाकिस्तान में पुलिस अधिकारी रहे अनार खान ने बताया है। अनार खान ने कहा कि मुझे उन पर निगरानी रखने के लिए कैदी बनाकर भेजा गया। शेख ने मुझसे पूछा कि आपको किस केस में सजा सुनाई गई है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक लड़की को भगाने के आरोप में पकड़ा गया है। अनार खान ने लिखा है कि उस वक्त तक उनके साथ कोई बड़ी ज्यादती नहीं हुई थी। एक और कैदी ख्वाजा अय्यूब को मुजीब का खाना पकाने की जिम्मेदारी दी गई थी, यहाँ तक कि उनके पाइप के लिए हमेशा तंबाकू भी मैसर कराई जाती थी। मुजीब पाकिस्तान के बाकी नेताओं की तरह शायद बाकी की जिंदगी भी काट लेते, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में आए एक चक्रवात ने सियासत को बदल दिया। इस चक्रवात में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगा कि चक्रवात से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से हुई है। अब मुजीब की रिहाई की मांग और बढ़ने लगी। भयंकर दबाव के बीच 1971 में मुजीब को रिहा किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो उन्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। उन्हें ढाका भेजा जा रहा था। मुजीब की इसी रिहाई के लिए इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तानी सरकार को पत्र लिखा था। इसी रिहाई के पीछे एक लड़ाई भी थी जो बहुत बड़ी थी।
और विश्व में सबसे ज्यादा सैनिकों के एक साथ सरेंडर की कहानी जिसने मुजीब की राह बहुत हद तक आसान की थी, उसके जिक्र के बगैर शेख मुजीब और बांग्लादेश के नए जन्म की बात पूरी नहीं होगी। भारत वहां मेजर स्टेक होल्डर था। कमर आगा। और फिर उसके बाद जब मूवमेंट इनका बढ़ा और डिमांड बढ़ी इनकी और आज़ादी की बात धीरे धीरे आने लगी, तो यहिया खां उस समय तो उन्हीं ने जो वहाँ पे फौज भेजी, उस सेना ने जो रिप्रेशन किया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए। फिर उसके अलावा वहाँ पे रेप बहुत हुआ औरतों का, बच्चों का, जिसकी वजह से नफरत और बढ़ती चली जा रही थी। उसी में मुक्ति बाहिनी का भी गठन हो गया। मुक्ति बाहिनी, और ये था कि बड़ी संख्या में बंगाल से लोग, ईस्ट बंगाल से यानी ईस्ट पाकिस्तान से लोग भारत के अंदर आने लगे, वेस्ट बंगाल की तरफ आके सेटल, बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। फिर ये था कि भारत की सेना ने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट हासिल की, ट्रेनिंग भी दी और उसके अलावा उनको हर तरह की सपोर्ट हासिल की। उन्होंने माना मुजीबुर रहमान जो उनके बड़े लीडर थे उनको जेल कर दिया गया और जेल में चले गए। लीडरशिप भी क्राइसिस थी, कंट्रोल से बाहर हो रहा था। भारत को एक बड़ा खतरा लग रहा था। एक तरफ तो ये था कि शरणार्थी आ रहे थे वहां से, तो दूसरी तरफ ये भी था कि वहां पे जिस समय के हालात हो रहे थे उससे लग रहा था कि टेंशन भी लगातार भारत से बढ़ता चला जा रहा था। फायरिंग भी होती थी टाइम टू टाइम। उसमें इंदिरा गांधी टुक ए डिसीजन प्रोटेक्ट इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट ईस्ट बंगाल। आई मीन उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, मॉरल इथिकल सारी ग्राउंड्स थी। इंडिया में भी सब चाहते थे कि इनको पूरी तरह से सपोर्ट दिया। पब्लिक ओपिनियन भी मुक्ति बाहिनी के फेवर में थी। ये जानते हुए भी कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, भुट्टो मुजीब को नया मुल्क बनाने से रोकना चाहते थे। उन्होंने एक बार फिर मुजीब से मुलाकात की। मुजीब ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा था, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं अब पाकिस्तान का राष्ट्रपति और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मुजीब ने कहा, मैं ये जानकर खुश हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए बंगाल की हालत क्या है? मैं वहाँ के बारे में बहुत चिंतित हूँ। जब भुट्टो ने मुजीब को बताया कि ढाका पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया है, तो ये सुनकर मुजीब बोले, उन्होंने हमें मार डाला है, आप मुझे ढाका जाने दीजिए। आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर भारतीय मुझे जेल में डालते हैं तो आपको मेरी लड़ाई लड़नी होगी। भुट्टो ने वादा किया था कि हम दोनों एक साथ लड़ेंगे। ये मुजीब की होशियारी थी। वो भुट्टो को जानते थे, इसलिए भारत को उस वक्त उन्होंने अपना साझा दुश्मन बताया था। 8 जनवरी 1971 की सुबह शेख मुजीब का विमान लंदन के हवाई अड्डे पर पहुंचा। सबके मन में एक ही सवाल, क्या बांग्लादेश अब अलग मुल्क है? शाम को एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने ढाका ना जाकर लंदन आने का फैसला क्यों किया? तो शेख का जवाब था, यह फैसला भुट्टो साहब ने लिया है, मैं उनका कैदी था। 2 दिन लंदन में रहकर यह कैदी उड़कर ढाका पहुंचा, लेकिन रास्ते में दिल्ली भी आई थी। वही दिल्ली जिसने शेख मुजीब को अपना सपना पूरा करने का मौका दिया था। मुजीब के सहयोगी रहे डॉक्टर कमाल हुसैन ने लिखा है कि उस दिन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनका पूरा मंत्रिमंडल, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय शेख मुजीब के स्वागत में दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। सबकी आंखें नम थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई बिछड़ा हुआ परिवार मिला हो। मुजीब ने बांग्लादेश में आजादी के ऐलान के लिए ढाका का रेस कोर्स मैदान चुना। ऐलान किया कि अब बांग्लादेश अलग मुल्क है। आज বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। इस भाषण के दौरान उन्हें भुट्टो को दिया गया वादा भी याद था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने लोगों से पूछकर बताएंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भविष्य में क्या रिश्ते होंगे। उन्होंने भुट्टो को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अब से वही रिश्ते रहेंगे जो 2 आजाद देशों के बीच होते हैं। यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर था। दुनिया की सारी क्रांतियां राजनीतिक भ्रष्टाचार का शिकार होती हैं। इसी की जद में मुजीब और उनकी सरकार भी आए। अपने अंत तक बांग्लादेश का ये नेता इतना जनाधार खो चुका था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कमर आगा बताते हैं कि मुजीब के पतन की शुरुआत कहां से हुई।
देखिए, मुल्क तो बनाना आसान काम था, इन्हीं ने बना तो लिया। सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस थी, अंडर डेवलप इतना ज्यादा था, कोई डेवलपमेंट था नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत थी वहां पे। और फिर सेना ने पाकिस्तान की बर्बाद कर दिया था, बाकी जो कुछ बचा कचा था। सत्ता में आ गए, प्रॉमिस जैसे नेता लोग करते हैं, इन्हीं ने भी किया, वो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह से वहां पे टेंशन बढ़ता जा रहा था सोसाइटी के अंदर। दूसरी बात ये भी है कि एक पतन का कारण वहां पे जो था, वहां की कट्टरपंथी धार्मिक संस्था जो जमात इस्लामी और दूसरी इस तरह की जो थी प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट जो था वो एक्टिव हो गया। वो सेना में भी थे उसके लोग और बाहर भी थे उनके लोग। उन्हीं ने बहुत क्वाइटली इनके खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया। हालांकि उस समय भी इनकी सपोर्ट बेस ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खत्म हो गई हो, चार्जेस लग रहे थे, ये इस तरह की सारी बातें आप जो बता रहे हैं वो सब ठीक था, लेकिन बड़े नेता यही थे उस समय दिल में। और बाकी ने देखा कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन, मतलब सेना ने स्वयं सत्ता हासिल कर ली इनको हटा के, और फिर उसके बाद इनके साथ जो बर्ताव हुआ जेल के अंदर क्या मारे गए। भारत पाकिस्तान के इतिहास में बांग्लादेश का उदय कितनी बड़ी घटना है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी उदय में उतनी ही बड़ी घटना मुजीबुर रहमान का होना भी है। आज उनकी ही बेटी शेख हसीना बांग्लादेश चला रही हैं, जिससे जाहिर है कि अपने अंतिम वक्त में बेशक शेख मुजीबुर रहमान कम लोकप्रिय हुए थे, लेकिन वहां की सियासत में उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तख्ता पलट से लड़ते हुए जन्मा एक नेता तख्ता पलट के दौरान ही शहीद हुआ। उज्जवल भविष्य की रोशनी से भ्रष्टाचार के आरोपों तक शेख मुजीबुर रहमान का व्यक्तित्व कितना ब्लैक एंड व्हाइट रहा, इसका आकलन इतिहास पर है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान उन्हें हमेशा एक जख्म की तरह याद रखेगा और बांग्लादेश उन्हें कहेगा राष्ट्रपिता। आज के नामी गिरामी में इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं हमारे साथी नितिन रावत। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो।